ओके, सो लास्ट टाइम हमने दूसरी स्कीम कर ली थी कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस की, और इन अ सेंस तीसरी भी कह सकते हैं कि पहली हमने कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन की थी जिसमें पाइपलाइन डेप्थ बराबर की थी। दूसरी हमने स्कोर बोर्ड की थी जिसके अंदर हमने इशू स्टेज इंट्रोड्यूस की थी और हम इन ऑर्डर इशू कर सकते थे लेकिन चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट हो सकती थी। ठीक है, तो स्कोर बोर्ड सिर्फ ये मेक श्योर करता था कि इस वक्त इशू करने से कोई हैजर्ड तो नहीं क्रिएट होगा, अगर नहीं क्रिएट होगा तो इशू कर दो। ठीक, फिर लास्ट क्लास में हमने कहा था कि यार हमेशा इन ऑर्डर इशू क्यों करें, आउट ऑफ ऑर्डर इशू क्यों ना कर लें। तो हमने देखा था कि आउट ऑफ ऑर्डर इशू करने में दोबारा राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड हैजर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू कर भी दें तो हमें बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ, एटलीस्ट ऑन द एग्जांपल दैट वी डिड, उसमें तकरीबन टाइम उतना ही लग रहा था। तो हमने उस पर नोट किया कि जो प्रॉब्लम है वो है कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कम है और रजिस्टर्स रीयूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से आपके राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड हैजर्ड्स आते हैं हमारे पास। तो उसका हमने क्या हल निकाला था कि रजिस्टर्स कम है, उसका क्या हल था, कोई बताएगा? वाह शाबाश, लेट आ गए। क्या सर से ये क्या पढ़ाते हैं? चलें, तो सवाल ये है कि पिछली क्लास में जो लोग लेट आए उनके लिए रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये देखा था कि हम आउट ऑफ ऑर्डर अगर इशू करना शुरू कर दें इंस्ट्रक्शंस को तो स्टिल उतना बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज रजिस्टर्स जो हैं राइट आफ्टर राइट या राइट आफ्टर रीड की वजह से हमें स्टिल इंतज़ार करना पड़ता है। तो राइट आफ्टर राइट को हमने थोड़ा मज़ीद असेस किया तो हमने देखा था कि सेम रजिस्टर बार बार यूज़ क्योंकि हो रहे थे, तो इस वजह से वो मसला आ रहा है। तो कई दफ़ा होता है कि आपका पुराना इंस्ट्रक्शन सेट आपने सपोर्ट करना है, उसमें रजिस्टर ही काम थे, तो आपको रीयूज़ तो करने पड़ जाते हैं कि आप एक पे लिखवाएं और फिर अगला इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट भी उसी पे लिखवाएं और उससे अगला। तो उसका हमने हल क्या किया था, सवाल ये है। नाम उसका चेंज किया था, F4 डैश किया था, ठीक है एग्जांपल में, लेकिन F4 डैश तो असल में नहीं होगा। असल में क्या किया? F5 तो नहीं हुआ था। हमने कंसेप्चुअली पढ़ा था कि अगर किसी तरह इसको F4 डैश कर दें तो काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था कि करेंगे कैसे, तो उसको क्या करेंगे। तो उसके ऊपर पूरी जो हमारा हमने टॉमस वुलर्स का आर्किटेक्चर पढ़ा था, जो जिसको हम कहते हैं रजिस्टर रीनेमिंग। हमने कहा था कि हम रजिस्टर्स को रीनेम कर देंगे और रीनेम करके उसको कोई टैग दे देंगे, और वो टैग क्या होता था? रीनेम करके जो टैग देते थे वो क्या होता था? कौन सा इंस्ट्रक्शन नंबर चल रहा है। तो हमने एक स्ट्रक्चर दरमियान में इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा हमने रीऑर्डर बफर। और जब भी इंस्ट्रक्शन हमने इशू करनी है तो हमने कहा कि आगे आने वाली जो इंस्ट्रक्शंस जब इंतज़ार करेंगी किसी भी रजिस्टर का, तो वो बजाय इसका इंतज़ार करें कि मैंने रजिस्टर नंबर 4 पे कोई राइट करवा रहा है और मैंने वो डाटा उठाना है, वो उसके बजाय ये करेंगी कि वो कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन नंबर फलां जो है ना, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसका डाटा मेरे काम का। ठीक है, तो हमने रजिस्टर नंबर को इंस्ट्रक्शन नंबर पे मैप कर दिया, तो ये रीनेम हो गया रजिस्टर। तो यहाँ पर जो हमने फील्ड्स बनाई थी उसमें अगर प्रेजेंट की बिट 0 होगी तो इसका मतलब है कि इसमें इंस्ट्रक्शन नंबर पड़ा हुआ है कि जिस इंस्ट्रक्शन का डाटा आया तो इसकी प्रेजेंट को भी 1 कर देगा और डाटा भी लिखवाया जाएगा। और अगर आपका प्रेजेंट की बिट 1 है, इसका मतलब इनके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, और ये इस तरीके से हमने कर दिया था। तो अब इसको हमने इसकी क्योंकि डिटेल एग्जांपल की थी तो इसको मैं दोबारा रन थ्रू नहीं करूँगा, लेकिन मेन मकसद था कि वहाँ पर हम जोन सी बिट जिसकी प्रेजेंट की बिट 1 है और यूज़ की बिट भी 1 है, यूज़ के बेटा का मतलब ये एंट्री वैलिड है, तो वो एग्जीक्यूट का कैंडिडेट है, उसको एग्जीक्यूट पे भेजा जा सकता है। तो आपकी डिकोड स्टेज ये वाला काम कर देगी कि रीऑर्डर बफर फिल्म कर देगी। इशू स्टेज जो है जोन सी अभी चल सकती हैं
इंस्ट्रक्शंस, उनमें से कुछ चूज़ करके चला लेगी आगे, ठीक। ओके, सो दैट वाज द मेन थिंग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम था जिसको हमने कहा था टोमासुलो, और इसको थोड़ा सा आगे भी देख लिया था। और फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस ये किया था कि 1960s में तो ये आ गया था, लेकिन समहाउ ये उतना ज़्यादा उसके बाद यूज़ नहीं हुआ। और उसकी एक वजह ये थी कि ये प्रिसाइज इंटरप्ट्स को हैंडल नहीं करता था, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ों को कंप्लीट कर लें तो, और आपको दरमियान में पता चला जी इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के ऊपर एक्सेप्शन आई है, लेकिन उससे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो चुकी हो, उसका रिजल्ट लिखा जा चुका हो, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप एक्सेप्शन हैंडलर का तो काम था कि जिस इंस्ट्रक्शन पे आया है एक्सेप्शन, उस जगह पे रोके, उसको हैंडल करे और वापस आकर वहाँ से एग्जीक्यूट करवाए, कुछ और गंद ना डलाओ। तो अगली वाली अगर चल चुकी है पहले, क्योंकि हम आउट ऑफ ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो मसला हो जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि ब्रांच प्रेडिक्शन से जो है कि उस वक्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके अंदर इफ एल्स की इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, जो कि जिसको ब्रांच में जो ट्रांसलेट हो जाती हैं, लूप्स होते हैं जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाते हैं। तो आप आगे वाली जो इंस्ट्रक्शंस फैच करते जा रहे हैं, कई दफ़ा वो वैलिड होती नहीं, क्योंकि आपने तो जंप करके किसी और जगह चले जाना होता है। तो अब उसकी वजह से अगर आपकी ब्रांच गलत प्रेडिक्ट हुई है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी जो हार्डवेयर में चीज़ें डलनी हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। तो 60s तक ये उतना नहीं चला, बट इन 90s ये दोबारा रिवाइव होना शुरू हुआ। तब तक टेक्नोलॉजी या इतनी बढ़ चुकी थी कि आपके पास इतने ट्रांजिस्टर ऑन चिप होते थे कि आप एक्स्ट्रा हार्डवेयर ये वाला डाल भी लें, स्टिल आपकी स्पीड जो है वो एक्चुअली ये स्पीड को इम्प्रूव करेगा, स्पीड को ख़राब नहीं करेगा। तो दैट्स द थिंग जिसकी वजह से किया। तो उसमें फिर प्रिसाइज इंटरप्ट्स वाले मसले को कैसे हैंडल किया, पहले हम ये देख लेते हैं। तो प्रिसाइज इंटरप्ट के मसले को हैंडल करने के लिए ये किया कि आपने जो एक कंप्लीशन और कमिट को दो अलग स्टेज बना दी, ठीक है। सो जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो आउट ऑफ ऑर्डर हमने कहा बेशक हो जाए, ठीक है। तो हमारा बाहर से फैच की हमने इंस्ट्रक्शन डिकोड करके रीऑर्डर बफर में डाल दी। रीऑर्डर बफर ने एग्जीक्यूट वाले यूनिट्स को दिए, एग्जीक्यूट वाले यूनिट्स ने डाटा प्रोड्यूस किया। अब हमने ये किया कि उसको बजाय रैच फाइल में लिखवाने के, हमने उसी रीऑर्डर बफर के अंदर ही कुछ और फील्ड्स डाल दी कि जिसमें हम उसका रिजल्ट भी सेव कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास इधर ही एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, ठीक है। कमिट हम हमेशा इन ऑर्डर करें, ठीक है, यानी कि जो वापस रैच फाइल में रिजल्ट लिखवाना है वो हम हमेशा इन ऑर्डर करें। तो अब अगर कोई इंस्ट्रक्शन फंस गई है, कैसे फंसती है, फॉर एग्जांपल कैश मिस हो जाता है और उसको मेमोरी से फैच करके लाना पड़ता है और उसके लिए ट्रांसलेशन भी करनी पड़ती है। तो अब उतनी देर में तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन फंसी हुई है, आपने उसके आगे वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दी। टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम किस में? रीऑर्डर जो बफर है, फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा साइकिल लेती है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, तो जब तक उस कंप्लीट नहीं हुई तो बाकी भी रुकी नहीं 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 आपका जो एग्जीक्यूट, इधर एग्जीक्यूट हमने लिखा हुआ है, ये एक यूनिट नहीं है, इसके अंदर आपके जोन से भी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हैं। कई दफ़ा आपके पास हो सकता है 3-3, 4-4 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हो, ठीक है। हो सकता है आपके पास 4 मल्टीप्लायर हों या 8 मल्टीप्लायर हों और 2-3 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हों, ठीक है। तो अब अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट पे कोई इंस्ट्रक्शन रुकी हुई है तो वो पाइपलाइन है, अगर यूनिट फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर है, तो अगली इंस्ट्रक्शन उसको आ सकती है, तो उस पर वो फंसता नहीं है। डिवाइडर में बास का होता है कि अन पाइपलाइन भी होता है, डिवाइडर में शायद उसको रुकना पड़े। मैं जिसको फंसना कह रहा हूँ वो मैं इसको कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड की, तो जो लंबा आपको एक तो चलो डिवाइडर वगैरह में पड़ती है, जो लंबी पेनल्टी पड़ती है वो कैश मिस पे पड़ती है, ठीक है। तो वो कैश मिस पे तो आप फंसे हुए हैं, लेकिन उससे आगे वाली जो इंस्ट्रक्शंस फैच हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ठीक है, जो उस पर डिपेंड नहीं करती ना। यानी अगर वो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी जिस पे कैश मिस हुआ और उस डाटा पे आप डिपेंड करते हो, फिर तो आपको इंतजार करना है। लेकिन जो उस पर डिपेंड नहीं करती, जो ट्रू रीड आफ्टर राइट के अलावा की हैं, ठीक है, उन पे कोई मसला नहीं, क्योंकि राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड हमने रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि हमने उसका नाम ही चेंज कर दिया रजिस्टर का, हमने उसको इंस्ट्रक्शन नंबर पे मैप कर दिया। तो राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड तो ख़त्म हो गए, क्योंकि वो अब आगे वाली इंस्ट्रक्शंस उस रजिस्टर पे मैप को वेट नहीं कर रही, वो इंस्ट्रक्शन नंबर पे वेट कर रही हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब इधर आप आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करते रहते हैं। पहले हम ये कह रहे थे कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे थे और यहीं तक था। अब हमने एक कमिट की स्टेज डाल दी। हमने कहा कि रेज फाइल में ना लिखवाओ बल्कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर एक्स्ट्रा जगह बना लो और उसमें लिखवाते जाओ, ठीक है, और कमिट इन ऑर्डर करो, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेज पे पता चला कि कमिट करते हुए कि ये वाली इंस्ट्रक्शन पे तो एक्सेप्शन थी, ठीक है, तो अब वो जो सारी कैलकुलेशन आपने उसके बाद की थी वो आप सारी की सारी ज़ाया कर सकते हो, बिकॉज वो आपने अभी रेज फाइल में नहीं लिखवाई थी, ठीक है। तो आपके पास दो पॉइंटर चल रहे थे ना, एक कहाँ तक कमिट हो गया है, कहाँ तक आपका कमिट नहीं हुआ बल्कि एग्जीक्यूट हुई है। तो जो आप वो वाला पॉइंटर उठा के वापस वहाँ पर लेंगे जहाँ तक कमिट हुई है, तो आगे वाली सारी प्रोग्रेस आपने ज़ाया कर दी बिकॉज उससे पीछे एक्सेप्शन आ गई, ठीक। तो यही बेसिकली हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो हम एक एक करके बुलेट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली वही कह रहे होंगे जो हम कह रहे हैं कि इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फैच इन ऑर्डर हो रही है एंड डिकोड एंड डिस्पैच टू रिजर्वेशन स्टेशन इनसाइड रीऑर्डर बफर। तो ये जो रीऑर्डर बफर के अंदर आप वो जो एक रो थी जिसके अंदर हम बता रहे थे कि भाई इसका सोर्स 1 सोर्स 2 क्या है, जो हमने पहले पढ़ी थी, वहाँ पर आप वो सारा काम आप इन ऑर्डर कर रहे हैं, उसी को हम रिजर्वेशन स्टेशन कह रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस इशू फ्रॉम रिजर्वेशन स्टेशन आउट ऑफ ऑर्डर। तो अब आपके पास रीऑर्डर बफर में कई इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी यूज बिट सेट हुई हुई है, उधर से आउट ऑफ ऑर्डर इशू हो सकती है कि कोई एक ऊपर वाली फंसी हुई है तो आगे वाली हम भेज सकते हैं, जिस तरह लास्ट क्लास में हमने थॉमस हुलो के केस में देखा कि आप उसको एग्जीक्यूट यूनिट को कह देंगे कि भाई ये लो इंस्ट्रक्शन, तुम्हारा डाटा अवेलेबल है, तुम भी फारिग बैठे हो तो चलो इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और हो सकता है उससे पीछे वाली अभी ना चली हो, तो इसको हम कह रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन वैल्यू स्टोर्ड इन टेम्पररी बफर्स, ठीक है। अब वो आपने रेज फाइल में नहीं लिखवाई, वो आपने टेम्पररी बफर के अंदर स्टोर की कि यार ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। वो कई दफ़ा हम उसी के साथ कॉलम ऐड कर देते हैं, जो रीऑर्डर बफर में ना रिजल्ट का कॉलम सोर्स 1 और सोर्स 2 तो था, आप उसकी डेस्टिनेशन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि ये उसकी डेस्टिनेशन है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। और कमिट इन ऑर्डर चेक्स फॉर ट्रैप्स इफ नन अपडेट्स द आर्किटेक्चरल स्पेस। तो जो कमिट है वो इन ऑर्डर चल रहा है, वो इंस्ट्रक्शन पे चेक करेगा कि उस पर कोई ट्रैप यानी कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं आई। अगर कोई एक्सेप्शन आई है तो वो उसको हैंडल करेगा, अगर वो एक्सेप्शन नहीं आई तो वो रेज फाइल पे लिखवा देगा, ठीक है। तो कमिट भी साथ साथ होता जाएगा तेज़ी से। अगर कोई एक्सेप्शन ना आई, अगर कोई एक्सेप्शन आई या कोई इंस्ट्रक्शन फंस गई कंप्लीशन पे, तो तब वो रुका रहेगा वहाँ पे जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो वो बिल्कुल तरतीब से कंप्लीट करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर में आ रही है उसी में कंप्लीट। तो इस तरह से आपके लिए प्रिसाइज इंटरप्ट हैंडल करना थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। अब आपको कमिट स्टेज पे पता चला कि इधर से एक्सेप्शन आ रही है, तो अब आपने पीछे सब कुछ को किल करना है, ठीक है। तो जो उसके बाद में आपने एग्जीक्यूट कर दी हुई थी उन सब की सब इंस्ट्रक्शंस को हम किल कर दें, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया है कि कंप्लीशन और कमिट को अलग-अलग कर दिया कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसका रिजल्ट लिखा भी जाता है लेकिन कमिट नहीं होता, ठीक है। तो आपकी एंट्रीज प्रोग्राम ऑर्डर में एलोकेट होंगी, यानी अगेन ये एक तरह की रिपीटेशन ये कि प्रोग्राम ऑर्डर में एलोकेट हुई, जो क्या लगे आप फैच वाला जो काम कर रहे थे और वहाँ से डिकोड कर रहे थे। बफर्स कंप्लीटेड वैल्यूज एंड एक्सेप्शन स्टेट अंटिल इन ऑर्डर कमिट पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो कंप्लीटेड वैल्यूज़ होती जाएंगी वो आप कहीं पे बफर्स में लिखवाएंगे, लेकिन उसको आर्किटेक्चरल स्टेट में तभी लिखवाएंगे जब आपने कमिट करना है, ठीक है। और लेकिन वो जो दरमियान में लेट से आपने लिखवाई जिन बफर्स पे भी जिस तरह से भी स्ट्रक्चर किया, वहाँ से अगली वाली इंस्ट्रक्शन हो, लेट से कि मेरी एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उससे अगली वाली इस पिछली कंप्लीशन वाली को कर रही है, तो आप वहाँ से उठा सकें। तो आपको वहाँ पर बाईपासिंग वाली सपोर्ट डालनी पड़ेगी कि ठीक है मैं अगर एक लेट से कि मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 4 हूँ और मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे डिपेंड करता हूँ, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 का डाटा अगर उस बफर में पड़ा तो मैं वहाँ से उठा लूँगा, ठीक। अच्छा, अमूमन ये जो आपके जो रीऑर्डर बफर के अंदर यही आपके सो बेसिकली रीऑर्डर बफर में ही आपने इसका मतलब है वो रिजल्ट्स लिखवाए हुए हैं। पहले जो रीऑर्डर बफर था वो कुछ इस किस्म का था, राइट। तो इसका मतलब इसके साथ आपने कुछ ऐड किया है जो कि रिजल्ट्स का कॉलम भी है कि जो इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आता जा रहा है आपने उसमें लिखवा दिया कि फ़लाँ नंबर वाले रजिस्टर पे ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। और फिर जब भी कोई अगला आपने इशू करना है तो आप इधर जाकर चेक करेंगे
कि क्या यहाँ पर तो नहीं पड़ा हुआ वो जो, अगर कोई पिछली इंस्ट्रक्शन ने वो वाला डाटा प्रोड्यूस किया तो आप उसको लिखवा दें। तो ये जो है ना, ये वाली अपर वाला पोर्शन, ये उस जो मैं कह रहा था ना, जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया हुआ है कि रीऑर्डर बफर होल्ड्स रजिस्टर रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्लीशन अंटिल कमिट, कि रीऑर्डर बफर जो है उसी के अंदर आपने कंप्लीशन वाले रिजल्ट्स भी आप डाल दिए। ओके, अमूमन जो है जो आपकी जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हमें डालनी पड़ेंगी इसके लिए, उन एक्स्ट्रा फील्ड्स में क्या क्या होगा, उन एक्स्ट्रा फील्ड्स में आपके पास प्रोग्राम काउंटर होगा, इंस्ट्रक्शन टाइप होगी, डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा और वैल्यू होगी, एक्सेप्शन स्टेटस होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी, ये सिंपल ये नहीं है कि अच्छा भाई इस रजिस्टर पे ये वैल्यू है, हम उसके साथ उसका प्रोग्राम काउंटर भी रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि एक्सेप्शन आई हो, उस पर एक्सेप्शन की वैल्यूज़ भी रखेंगे कि एक्सेप्शन के जो फ्लैग्स थे। तो कई दफ़ा इसको फिर क्योंकि ये चौड़ी एंट्री बन जाती है थोड़ी नंबर ऑफ बिट्स में, तो आप इसको कंप्रेस करके भी रख सकते हैं कि वो बिट्स को छोटा किसी तरह कर दें। ठीक है, सो यहाँ तक अब हमारा जो है ना वो जो सुपर स्केलर है, सो ये जो हम जब से हमने आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करना शुरू किया है, तो इन वाले आर्किटेक्चर्स को हम कहते हैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। ठीक है, सो 2-4 टर्म्स यूज़ होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए इनका मतलब मोटा मोटा सा। ठीक है, हम ये सारे काम कर रहे हैं कि हम पैरेलल में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस चला सकें। पैरेलल में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चलाने के प्राइमरीली 3 मोटे मोटे तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है जो अभी हम कर रहे हैं कि सुपर स्केलर बना दें। ठीक है, कि आपके पास ज़्यादा फंक्शनल यूनिट बनी है तो हार्डवेयर खुद से निकाले कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आगे वाली ऐसी है जो कि मैं पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मेरी एक डिवीजन की चल रही थी, आपने देखा कि मल्टीप्लायर फ्री है तो आपने मल्टीप्लायर को भी कर दिया। आप तो जो जो फंक्शनल यूनिट अवेलेबल था आपने हार्डवेयर ने खुद चेक करके, ये रीऑर्डर बफर के आगे जो इशू स्टेज है वो खुद चेक कर रही है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन स्केड्यूल हो सकती हैं, उनको डाल दो आगे। ठीक है, इस किस्म के आर्किटेक्चर को कहते हैं सुपर स्केलर, जिसके अंदर हार्डवेयर ऑटोमेटिकली चीज़ों को मैनेज कर रहा हो और आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा सकता हो। इसमें फिर भी इंस्ट्रक्शंस जो आ रही होती है पीछे से, वो उसी तरह सीक्वेंस में आ रही होती है जिस तरह हमने इंस्ट्रक्शन सेट एक बनाया था कि तरतीब से चलती हुई आ रही है। ठीक, एक अप्रोच ये होती है कि आप इंस्ट्रक्शन ही को वाइड कर देते हैं। आप कहते हैं कि मेरी इंस्ट्रक्शन ही चौड़ी सी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड। मैं कहता हूँ कि यार मेरी जो अभी हमने 32 बिट की इंस्ट्रक्शन बनाई थी, मैं कहता हूँ 128 बिट की इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर मैंने खुद बता दिया कि यार मल्टीप्लायर के ऊपर ये वाला काम करो, एडर के ऊपर ये काम करो, फलां चीज़ पे ये काम करो। इस किस्म के आर्किटेक्चर जो हैं इनको VLIW यानी वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, और ये वाले आर्किटेक्चर जो है अमूमन डेस्कटॉप्स में नहीं है। डेस्कटॉप्स में इसका सबसेट इस तरह से बास का सपोर्ट कर लेते हैं कि आपका जो 64 बिट का उसमें नंबर सपोर्टेड हैं, आप उनको 8-8 में तोड़ सको। लेकिन जो ट्रूली VLIW है वो ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं इन DSP प्रोसेसर्स। ठीक है, जिस तरह जो आपके सिग्नल प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल वीडियो को हैंडल कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ऑडियो को हैंडल कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे जो हैं उनमें सिग्नल प्रोसेसिंग के काम होते हैं, वहाँ पर ये अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये अलहदा कंपनी है, फॉर एग्जांपल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपनी है, उनके VLIW प्रोसेसर काफ़ी यूज़ होते हैं। इसी तरह ट्राईमीडिया है मेरा ख्याल है, फिलिप्स का एक वो काफ़ी यूज़ होता है टीवी वगैरह में, ऐसी जगहों पर आपके ये वाले लगे। तो वहाँ पर अब मकसद क्या था कि हमने पैरेलल में इंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसमें क्या है वर्ड ही बड़ा बना। फिर एक कहते हैं एक और तरीका ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शन एक ही दें, लेकिन उसका मतलब ये हो कि यार ये जो पूरी की पूरी 1 डायमेंशनल एरे है, इस 1 डायमेंशनल एरे को दूसरी 1 डायमेंशनल एरे में ऐड कर दो। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे को हम वेक्टर भी कहते होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड कर दो, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक तीसरी अप्रोच है। अगर आप ये यूज़ करें तो इनको हम कहते हैं वेक्टर प्रोसेसर्स। ठीक है, तो हम VLIW और वेक्टर प्रोसेसर पे थोड़ा सा आगे जाकर आएंगे। ठीक है, तो जो अभी हम पढ़े हैं वो हैं सुपर स्केल। ठीक है, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ब्रॉडर पिक्चर भी क्लियर होनी चाहिए। कई दफ़ा हम एक चीज़ की डिटेल में इतना घुसते हैं कि हमें वो ब्रॉडर पिक्चर नहीं पता होती कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं, इसलिए मैं अक्सर लेक्चर्स के दरमियान रुक के बताता हूँ कि अब तक हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया और अब हम आगे करना जाए। तो वो सेक्शन जो जब मैं बता रहा हूँ उसका मकसद ये होता है कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो
क्योंकि ओवरऑल पिक्चर क्लियर होने का ये फ़ायदा होता है कि कल को आपको डिटेल्स अगर भूल भी जाती हैं तो आपको ओवरऑल पता है कि हमने ये किया था, तो आपको ये याद होगा कि हमने ये किया था, कैसे किया था वो भूल गया होगा, ठीक है। तो आप जाके कहेंगे कि यार उसका नाम था सुपर स्केलर या उसका नाम था VLRW, तो मैं VLRW वाला जाके लेक्चर दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है, कहीं से भी देख लेता हूँ, ठीक है, जाके VLRW वाला दोबारा आपने देखा, आपको दोबारा समझ आ गई, या जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको लगा यार ये तो वेक्टर से रिलेट करता लग रहा है या ये सुपर स्केलर से कह रहा है, तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं जाके उस जगह पर देखूँ। तो ब्रॉडर पिक्चर क्लियर होना इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो सुपर स्केलर में अब हम कमिट का प्रॉब्लम हमने हल कर लिया। अच्छा, अभी तक हम जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि जो यानी जो ALU वाली टाइप की थी, जो आपके मेमोरी की रीऑर्डरिंग है ना, उसके लिए कहते हैं थोड़ा सा और भी काम करने पड़ते हैं, तो उसके लिए स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, जिस तरह स्पेकुलेटिव स्टोर एड्रेस एंड डाटा बफर्स हैं और स्पेकुलेटिव लोड एड्रेस और डाटा बफर्स हैं, क्योंकि लोड या स्टोर में भी आपको ये वाले मसाइल आएंगे, वो हमने अभी उतनी डिटेल से डिस्कस नहीं किया। लेकिन ना अब यानी जो हमने चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो अब हमारा जो पाइपलाइन जो क्लासिक सी थी 5 स्टेज की, उससे काफ़ी बढ़ गई है कि अब हम टिपिकली क्या करते हैं कि एक हमारा जो फैच फेज़ है उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन कैश से पहले फैच करते हैं, फैच बफर में लाते हैं, ठीक है। अमूमन फैच बफर में आपकी 50-60 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, कि ये एक बड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर आप डिकोड जो है ना, उससे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अमूमन पैरेलल में उठाकर उनको रीनेम करके रीनेम टेबल में डालना होता है, ठीक है। तो जो हमने ये अभी देखा था कि रीऑर्डर बफर के अंदर रिजर्व करें एंट्री के, यार ये एग्जीक्यूट की जा सकती है, क्योंकि वो उसको रीनेम कर देगा तो वो हमारे राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड के मसले हल हो गए। लेकिन रीड आफ्टर राइट जो ट्रू डिपेंडेंस है वो कभी हल नहीं होती, वो आपने अगर अगली पिछली पे आप डिपेंड कर रहे हैं तो तब कर रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर। फिर इशू बफर जो है वो क्या करेगा, अभी तक हम वैसे अज्यूम कर रहे हैं कि आगे एक फंक्शनल यूनिट है, कई दफ़ा मल्टीपल लगे होते हैं, ठीक है। और इशू जो है वो उनको जो रेडी होती है उनको पैरेलल में देख के उनमें से पैरेलल में फैच करके देखता है और पैरेलल में मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट को डाटा दे देता होता है। और एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो अगर उनको जब डाटा मिलता है वो एग्जीक्यूट करते हैं और कंप्लीट होने पे कहते हैं कि जी ये मैं फ़लाँ इंस्ट्रक्शन नंबर हूँ और मैं कंप्लीट हो गई हूँ, ये लो डाटा, ठीक है। और वो जब डाटा है वो अब हमने रीऑर्डर बफर के अंदर एक्स्ट्रा एंट्रीज डाल दिए हैं फॉर रिजल्ट्स एज वेल। तो रिजल्ट जो है वो हमने कमिट नहीं किए, वो हमने रिजल्ट उधर ही लिखवा दिए रीऑर्डर बफर में। और कमिट जो है वो इन ऑर्डर हो रहा है, तो एक पॉइंटर पीछे चल रहा है, एक पॉइंटर आगे चल रहा है, जो पीछे वाला पॉइंटर है वो कमिट करता जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ फंसी है तो वो पीछे रह जाएगा थोड़ा सा और ये आगे। ऑब्वियसली हो सकता है कि ये पॉइंट बहुत लंबी फंसी हो, पूरी पेज टेबल वॉक करनी हो, तो हो सकता है आपका पूरा बफर ही फुल हो जाए, ठीक है। फुल हो जाए तो आप रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अब आपके पास हार्डवेयर में जगह नहीं बची। लेकिन आप करेंगे कमिट इन ऑर्डर, ठीक है। कमिट को बास्कत ग्रेजुएशन भी कहते हैं कि अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ना ये पास होगी। हाँ, अगर कोई फंस किया तो फिर आगे वाली कोई कमिट नहीं होगी, क्योंकि कमिट हमेशा इन ऑर्डर होना है, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूट तो होती रहेंगी आगे वाली आउट ऑफ ऑर्डर, कमिट आपने इन ऑर्डर करना है। तो शुरू में अमूमन आपकी इंस्ट्रक्शन लेट से ठीक ठीक कमिट होती गई, किसी जगह पे कोई इंस्ट्रक्शन फंस गई तो फंस गई, अब वो वाला पॉइंटर वहीं पे रुका रहेगा जब तक वो वाली इंस्ट्रक्शन असल में एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट नहीं, क्योंकि देयर इज अ चांस कि वो पूरा एग्जीक्यूट करके, मतलब फॉर एग्जांपल कैश मिस हुई, वो गया उसने कहा जी ये तो पेज टेबल में देखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो ट्रांसलेशन भी फेल होगी, तो ट्रांसलेशन किया, वो पेज टेबल से उठा कर लाया, उसको पता चला ये तो डिस्क में, ठीक है। तो अब डिस्क में है पेज, तो डिस्क में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर मिली सेकेंड तक भी जा सकते हैं, जितनी देर में आपकी पता नहीं कितनी इंस्ट्रक्शंस चल सकती हैं। तो डिस्क का जो पेज फॉल्ट हैंडलर है वो हमने कहा था कि वो अमूमन सॉफ्टवेयर में चलता है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हुआ तो ये कहेगा कि भाईजान आप इसका एक्सेप्शन हैंडलर पे जाओ और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा यार ये तो लंबा काम है, तुम करो, मुझे पेज ला कर दो ये डिस्क से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरी की पूरी प्रोग्राम को ही कहेगा भाईजान तुसी साइड पे हो, ठीक है। तो जिस जगह पे एक्सेप्शन आई होगी उससे आगे हो सकता है 50 इंस्ट्रक्शन चल गई, आप उन सबको किल कर देंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेप्शन आई थी, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। इस वक्त की जो आर्किटेक्चरल स्टेट है, रेज फाइल को भी सेव करो, प्रोग्राम काउंटर को भी सेव करो, सब कुछ सेव कर लो और दूसरा प्रोग्राम लोड कर दो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हर प्रोग्राम के ना उस वक्त की स्टेट सेव की होती है कि यार
इस वक्त डाटा, क्योंकि प्रोग्राम का डाटा तो मेमोरी में वैसे ही सेव होता है, लेकिन जो प्रोग्राम है उसको वैसे भी चेंज नहीं होता। तो आपको असल में दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ये कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका किस जगह पे था, दूसरा उस वक्त रैज फाइल की वैल्यूज़ क्या क्या थी। जिस आपने अगर किसी जगह पे, वो जिस तरह बचपन में हम किसी को कहते हैं ना स्टॉप, तो रुक जाता था, फिर हम वो आजकल पॉज कहते हैं कई दफ़ा बच्चे, पॉज प्ले, ठीक है, तो वो अगला बंदा रुक जाता है और प्ले करें तो दोबारा चल। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू विद अ प्रोसेस, यानी एक प्रोग्राम जो चल रहा हो उसको हम पॉज करना चाहते हैं और प्ले करना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी में कैसे करेंगे पॉज प्ले? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे करेगा कि वो जिस वक्त आपने प्रोग्राम को रोकना है, तो जहाँ तक की इंस्ट्रक्शन चल चुकी हुई है आपको प्रोग्राम काउंटर उसका पता है, आपने वो प्रोग्राम काउंटर सेव किया, आपने उस वक्त जो रैज फाइल के अंदर वैल्यूज़ थी वो सेव की, आपको उसके बेस एंड बाउंड कह लो कि बेस एंड बाउंड तो खैर हम अपनी कर रहे हैं क्योंकि आप पेज मेमोरी कर रहे हैं, तो आपने बस ये दो चीज़ें सेव कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट चीज़ें हों कि स्टैक की कोई स्टेट या कोई सिस्टम की चीज़ आप उसके साथ सेव करें, तो ये आपने सेव की और दैट्स इट। आपने दूसरे प्रोग्राम की ऐसी सेव की हुई थी वो चीज़ें लोड की और आपने कहा चलो जी अब ये नया प्रोग्राम काउंटर है, रैज फाइल मैंने अपडेट कर दिया है, चलो शुरू हो जाओ, ठीक। तो वो चलना शुरू हो जाएगा और दोबारा जब इसका पेज लेट से डिस्क से फैच होकर मेमोरी में आ गया, एलोकेट हो गया सब कुछ, तो इसने दोबारा फिर इसको एग्जीक्यूट कर दें। तो कमिट इस वजह से इन ऑर्डर हो रहा है ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट पे रोक सकें चीज़ों को, ठीक है। अगर वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा तो फिर आप जब दोबारा लेकर आएंगे तो उससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि कौन सी इंस्ट्रक्शन उससे आगे एग्जीक्यूट हो चुकी, ठीक है। ओके, सो अब हमारा काइंड ऑफ पाइपलाइन डेप्थ काफ़ी इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कहते हैं हमारा जो फैच डिकोड रीनेम वगैरह ना, ये हमेशा ही इन ऑर्डर होता है, चाहे आपका आउट ऑफ ऑर्डर वाला प्रोसेसर हो या इन ऑर्डर वाला हो, इसमें जो फैच वाला पार्ट है वो हमेशा ही इन ऑर्डर चल रहा होता है। और डिस्पैच जो है ना, जो इशू है वो आप अगर जो हमने स्कोर बोर्ड पढ़ा था उसमें हम वो इन ऑर्डर कर रहे थे लेकिन एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ऑर्डर होती थी, लेकिन जो हमने टॉमस हुलो और पढ़ा है उसके अंदर हम डिस्पैच आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक। बाज़ का ये जो लफ्ज़ है इशू और डिस्पैच, ये उस तरह के स्टैंडर्ड लफ्ज़ नहीं है कि हर कंपनी यही यूज़ कर रही हो या हर कोर्स यही यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर कहते हैं हम इशू का मतलब है कि हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट यूनिट को भेज रहे हैं, और डिस्पैच का मतलब है कि आप कहते हैं इशू के इंतज़ार में भी आपने भेज दी हुई है, आगे इशू होगी, यानी जो बफर्स में लिखवा दिया। लेकिन तो जो इशू है ना वो बेसिकली रीड आफ्टर राइट के लिए वेट करता है कि कोई वाकई डिपेंडेंस हो, अगर प्रेजेंट की बिट 0 हो तो आप उसका इंतज़ार करते हैं, और पॉसिबली राइट आफ्टर राइट एंड राइट आफ्टर रीड का। लेकिन अगर हमने टॉमस हुलो यूज़ किया था उसमें रीनेम में ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इन ऑर्डर चल रहे हैं तो जो इन ऑर्डर और आउट ऑफ ऑर्डर का फ़र्क है, अगर आप इन ऑर्डर चल रहे हैं तो हम तब तो बेसिकली इन ऑर्डर में हमने क्या किया था, जो स्कोर बोर्ड पढ़ा था ये वो वाला केस है। तो स्कोर बोर्ड में आप ये सारे चेक करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे, राइट आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड। टॉमस हुलो में तो हमने रीनेम करके रिजॉल्व कर दिया, लेकिन इन ऑर्डर में तो रिजॉल्व नहीं किए थे। तो उसमें हम क्या करते थे, हमने वो जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे कि जिसमें आप देखते थे कि यार पीछे हमारी डेस्टिनेशन से तो नहीं मैप करी, हमारी सोर्स जो है वो पिछलों की डेस्टिनेशन से तो नहीं मैच कर रहा, तो उस केस में हम रोक के रखते थे और फिर एग्जीक्यूशन यूनिट पे भेज देते थे अगर कोई हैजर्ड ना आता, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर में जो है आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इशू प्रोग्राम ऑर्डर में हो रही हैं, लेकिन उसके जो डिस्पैच प्रोग्राम ऑर्डर में हो रही है, यानी कि रीऑर्डर बफर में तो प्रोग्राम ऑर्डर में लिखी जा रही है, लेकिन उससे आगे जो एग्जीक्यूशन यूनिट को भेजनी है वो आउट ऑफ ऑर्डर इशू हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो हम आगे निकल जाते हैं। ज़्यादातर मशीन्स जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपकी एक तो आपको अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट और इस किस्म का यूनिट सपोर्ट करना ही है तो ये वाला मसला तो आएगा ही कि उनकी लेटेंसीज बराबर नहीं है, तो लोग फिर उसके साथ
आउट ऑफ ऑर्डर इशू वगैरह के साथ सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो आपका रेस्ट 5 स्टेज थी, जो हमने 5 स्टेज की पाइपलाइन पढ़ी थी क्लासिक, वो जो है उसमें आउट ऑफ ऑर्डर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको आउट ऑफ ऑर्डर वगैरह डालनी पड़ेगी। तो आप लोगों के प्रोजेक्ट में हमने फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट नहीं डालना, तो लेकिन ये है कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन वाइज तो वो करेंगे, लेकिन ये है कि उसकी मार्केट इटसेल्फ कुछ खास नहीं है जो आप अभी बनाएंगे, तो लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, उसकी मार्केट ये है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी बन जाएगी कि आप चीज़ें बना सकें, ठीक है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप अपने आप को मार्केट कर सकेंगे, उस प्रोसेसर को नहीं मार्केट कर सकेंगे, ठीक है। तो लेकिन यह है कि आप अगर वो स्टेप 1 उठा लेंगे और कल को उसमें फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट डालना की कोशिश करें, तो आजकल बहुत सारी ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन भी हैं। आप कहीं ओपन सोर्स से फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट उठाया, आपने कहा कि मैं इसके साथ इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। सो दिस कुड बी वन ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडियाज़ एज वेल, ठीक है। तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अगर आइडियाज़ चूज़ कर रहे हो, आप चौथे सेमेस्टर में अभी, ठीक है, तो अब आपका वो फेज़ आ गया ना कि आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मैंने आखिर में बनाना क्या है, ठीक है। जो आपकी पीक होगी कि भाई पूरा 4 साल ला के बंदे ने कीता की, ठीक है। तो एक तो उसने GPA लिया कि भाई मैंने ये GPA ले लिया, ठीक है। जो प्रैक्टिकल पीक होगी वो ये होगी कि मैं बनाया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो आपने बनाना है वो आप अभी सोचना शुरू करें, तो आप उसके कुछ स्टेप्स शुरू में ही एग्जीक्यूट कर देंगे। आखिरी साल में स्पेशली जाके जब छठा सेमेस्टर में और 7वें 8वें में, छठे में आप उसको फाइनलाइज कर लें, अभी तक आप 2-3 आइडियाज़ एक्सप्लोर करें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के डोमेन में जो आइडियाज़ बनते हैं उनमें से एक तो यही है कि जिस तरह के अब हमने 2 तरह के तो पढ़ लिए, 2-3 तरह के और आगे प्रोसेसर हम पढ़ेंगे, क्या VLAW हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। तो वो छोटे छोटे हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं। परेशान नहीं होना यार, ये बासित जो है ना, ये हर दफ़ा एक वो ऐसी शक्ल बना कर बैठ जाता है, चाहे इसको एक है ना कि एक लाइन और पढ़ाएंगे, हैं पूरी लाइन पढ़ाएंगे सर, नहीं आधी कर देंगे किसी तरह, ठीक है। तो ओके, सो एक आइडिया ये है FYP के हिसाब से कि आप हार्डवेयर डिज़ाइन बनाएं उसके हिसाब से। फिर इसके अलावा एक और आइडिया, यानी प्योरली सॉफ्टवेयर में रहना है तो कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं कि इनके ऊपर कंपाइलर्स भी होते हैं, ठीक है, तो कंपाइलर के डोमेन में भी काम कर सकते हैं। फिर थर्ड आइडिया ये भी है कि आप हार्डवेयर को भी एज अ कंपाइलर देख सकते हैं कि आप कई, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है टेंसिलिका, उन्होंने ये बनाया कि उन्होंने आप प्रोसेसर के पैरामीटर्स ऊपर से देते हैं कि मुझे ऐसा प्रोसेसर चाहिए जिसमें इतने रजिस्टर्स हों और उसमें मतलब उसकी डिटेल थोड़ी सी बता देते हैं। वो नीचे उसका जो आप सिस्टम वेरिलॉग कोड लिख रहे थे वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते, ठीक है। और ये भी कंपनियों ने इस्तेमाल किया है, ठीक है। वो कंपनी बाद में एक्वायर हो गई, मेरा ख्याल है केडेंस या किसी और ने उसको ख़रीद लिया। जो बड़ी 2-3 कंपनियाँ हैं ना, सिनॉप्सिस, केडेंस वगैरह, उनमें से किसी ने उसको ख़रीद लिया, ठीक है। तो वो भी किसी ने इसी तरह सोच के काम करना शुरू किया होगा, तो ठीक है। और फिर इसी तरह एक और आइडिया इसका ये है कि अभी आजकल जो 2 बड़े एरियाज और भी आ रहे हैं कि एक तो डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स हैं। डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर हम इसको कहते हैं कि किसी खास डोमेन के लिए आपने हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज़ किया हो, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग के लिए या AI के लिए ऑप्टिमाइज़ किया हो, ठीक है। तो एनवीडिया ने ये काम किया हुआ है, इसलिए वो छाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी के लिए भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए भी फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटर्स का आप लोग आजकल कहीं ना कहीं पे न्यूज़ में नाम सुन रहे होंगे कि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं। तो जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो जो अभी इंक्रिप्शन इस्तेमाल होती है वो इंक्रिप्शन किसी हद तक बेकार हो जाएगी, ठीक है। हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी तो हम इसको कहते हैं ना कि जो ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं तो आप उनको यूज़ करते हुए वो नैनोमीटर में जाते जा रहे हैं, ठीक है। क्वांटम छोटे से ज़्यादा क्वांटम कंप्यूट ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो क्वांटम फंडामेंटली डिफरेंट है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग तो एक अलग फील्ड है, वो पढ़ना चाहें तो वो भी ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसके एक बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे भी प्रोजेक्ट बन सकता है। जिस तरह आजकल इस पे काम हो रहा है कि जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे तो जो करंट सिक्योरिटी जो है वो तो सारी ब्रीच हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो आपके सारे पासवर्ड्स हैं वो क्रैक कर सकेगा, ठीक है। अब उसका हल ये है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एक अलग से फील्ड है जिसकी इस वक्त स्टैंडर्ड्स इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो बाय द टाइम क्वांटम कंप्यूटर आएंगे तब तक ये वाले स्टैंडर्ड्स मुझे नहीं पता, हो सकता है अब तक स्टेबल हो चुके हों, लेकिन पिछले साल तक मुझे याद पड़ता है कि इसके
2-3 कैंडिडेट्स थे जिनको स्टैंडर्डाइज करें। तो जनरली ये जो आपके बहुत सारे चीज़ें इम्प्लीमेंटेड होती है ना, उनका कोई ना कोई पीछे स्टैंडर्डाइज हुए इम्प्लीमेंटेशंस चल रही होती हैं, ताकि डिफरेंट लोग भी बनाएं तो एक दूसरे से बातचीत तो कर सकें, ठीक है। तो वो जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो इस वक्त हो सकता है किसी हद तक चूज़ हो चुके हों। तो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक आइडिया ये भी हो सकता है कि नहीं, मैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करता हूँ, या मैं ऐसा प्रोसेसर बनाता हूँ जो उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर दे, उससे इसकी सपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस बनाए, या मैं एआई की सपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस कुछ बना लेता हूँ, ठीक है, तो जो काम कर सके। जिस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शायद एआई में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो RISC-V की अब मैट्रिक्स पैक भी एक चल रही है, ठीक है। तो इस किस्म के काम जो है ये आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। ओके, और कमिट में क्या है जी, इन ऑर्डर कमिट जो है उसमें तो ये तो खैर हमने कर ही दिया है कि वो प्रिसाइज इंटरप्ट को कर ही है। आउट ऑफ ऑर्डर कमिट जो है वो शुरू में इम्प्रिसाइज इंटरप्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर कमिट करना ज़रा उस वक्त हार्डवेयर के इश्यूज भी थे कि हार्डवेयर कितना स्केल हो सकता है। लेकिन अब जो है, अब हम बेसिकली जो भी हमने आर्किटेक्चर देखा उसमें हम कमिट भी इन ऑर्डर कर रहे होंगे इसके लिए। ये तो तकरीबन शायद वही चीज़ें जो हमने किसी हद तक देख ली हैं, लेकिन मैं जो अगला टॉपिक है उस पर आना चाहूँगा, वो ये वाला था। हाँ, अच्छा, सो ये मेरे ख्याल है ये आगे भी आती है एक, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वाली स्लाइड और वो वाली स्लाइड एक ही तो नहीं है, मैंने कॉपी पेस्ट करते हुए 2 दफ़ा तो नहीं डाला ये और ये। ओके, सो बेसिकली आपकी जो ये अब आपके एक्चुअल एक प्रोसेसर की एग्जांपल है, ठीक है। कहते हैं कि आपका पेंटियम प्रो, कोर 2 डुओ, ये जो इंटेल के प्रोसेसर हैं उनके अंदर किस तरीके से स्टोर हो रही हैं, जो हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो आपका जो रीऑर्डर बफर है उसमें यानी 2 पॉइंटर चल रहे होंगे, ठीक है, कि जो एक तो आपका फ्री करने वाला, एक कमिट करने वाला, और एक आगे से फ्री चल रहा होगा। तो आप शुरू में दोनों बराबर होंगे, आप इशू करते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे और चीज़ों को इशू करते जाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर आप वही प्रेजेंट की बिट जो है वो आपकी बता रही होगी कि क्या इस वक्त टैग पड़ा हुआ है या इसके अंदर सोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ आप एक्सेप्शन और रिजल्ट के स्टेटस वगैरह इसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो पेंटियम में ये चल रहा है वो एक सर्कुलर बफर के तौर पे चल रहा है कि आपने ये पूरा रखा हुआ है, दोनों पॉइंटर स्टार्ट हुए, आप इशू करते कि इंस्ट्रक्शन पीछे कमिट चल रहा है, दोनों पॉइंटर आगे जाते जाएंगे और जब ख़त्म होगा तो वापस घूम के पीछे आ जाएंगे। तो जब ख़त्म होने पे घूम के पीछे आने वाला जो होता है ना, उसको आप कहते हैं सर्कुलर बफर, ठीक है। तो ये आपका एज अ सर्कुलर बफर इम्प्लीमेंट हुई चीज़ है, ठीक है। सो न्यू इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्ट टू फ्री स्लॉट्स, ओल्डर इंस्ट्रक्शन कमिटेड रिक्लेम्ड व्हेन डन। तो जब भी आपने, अब इसके अंदर फ्री स्लॉट्स चल रही होंगी क्योंकि फ्री वाला पॉइंटर नीचे की तरफ है, उसके आगे वाली फ्री है, तो जब भी नई इंस्ट्रक्शन आएगी आप उधर उसको रिजर्व कर देंगे, ठीक है। और पीछे भी जो आपकी कमिट जो जैसे जैसे होता जाएगा तो पीछे आपकी स्लॉट्स फ्री होती जाएंगी, ठीक है। टैग जो है वो रीऑर्डर बफर का इंडेक्स होता है, ये तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि जो इंस्ट्रक्शन नंबर है वो आपका टैग है। तो बेसिकली डिस्पैच करते हुए आप देखते हैं कि अगर आपके पास प्रेजेंट की बिट सेट है दोनों की, तो आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी की प्रेजेंट बिट सेट नहीं है तो वो आपके पास प्रेजेंट 0 के साथ सेट होगा, इसका मतलब है वो टैग उसके अंदर स्टोर हुआ है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। और वैलिड बिट आप सेट कर रहे हैं डिस्पैच पे और इशू बिट कर रहे हैं ऑन आई पे। तो हमने पीछे जो पढ़ा था उससे स्लाइटली डिफरेंट ये है कि एग्जीक्यूट की जो बिट थी उसके बजाय आई की बिट इधर रखी हुई है जो कि इशू कह रही है। तो इशू हो गया तो वो एग्जीक्यूट के बजाय इशू आपको कह रहा है।
जब आपकी कोई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फिर जिस जिस जगह पर उसका टैग पड़ा हुआ है उसको हम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। और टैग पड़ा होने से कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट बिट 0 और जो टैग की वैल्यू है वो आपसे मैच करती हो कि मैं मेरे जो भी इंस्ट्रक्शन नंबर चल रहा है वो इससे मैच करता हो तो इसका अंदाजा ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है। और कमिट पे आप क्या करेंगे कि एक्सेप्शन स्टेटस चेक करेंगे और आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल जो असल में रेज फाइल है उसके अंदर डाटा को कॉपी कर देंगे इधर से निकाल के। ठीक है। और अगर ट्रैप आ गया है तो आप पीछे से मशीन को फ्लश कर देंगे, रीऑर्डर बफर को, यानी जो बाकी की इंस्ट्रक्शन है उनको किल कर देंगे, विच इफेक्टिवली मीन्स के जो फ्री वाला पॉइंटर है ना इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे कि जिससे कमिट वाले पर ले जाएंगे तो आगे वाली आपने सारी उनकी वैलिड बिट को 0 कर दिया। ठीक है। वैलिड बिट को 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि वो सब की सब फ्लश होगी कि उसमें जो भी कैलकुलेशन थी आपने कहा कि अब वो नल एंड वॉइड है। ठीक। तो इस तरीके से चीज़ चल रही होती है। अगर पी बिट सेट है तो हम आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल वाली वैल्यू उठा लेते हैं, ये तो हमें पहले ही पता है। वरना जो है टैग जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन आएगी, इंस्ट्रक्शन नंबर आएगा तो हम इसको उसका डाटा आएगा। ठीक है। अच्छा, ये अब हम देख लेते हैं कि डाटा मूवमेंट किस तरह से होगी। ठीक है। तो अब आपका एक आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल है, एक रीऑर्डर बफर है। ठीक है। तो आप डिकोड के दरमियान आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल से ऑपरेंड्स पढ़ेंगे और उनको असाइन कर देंगे रीऑर्डर बफर में। लेकिन ये वाला पाथ भी हमें देने की ज़रूरत है। ये वाला पाथ क्यों देने की ज़रूरत है? क्योंकि अब हमने आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन अलाउ किया मगर इन ऑर्डर कमिट करें। ठीक है। तो आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल में हो सकता है अभी हमने कमिट ना किया हो लेकिन रिजल्ट इस जगह पे पड़ा हो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इधर से बाईपास पाथ देने की ज़रूरत है जो देखेगा कि कहीं इधर तो नहीं रिजल्ट पड़ा हुआ। अगर इधर पड़ा हुआ तो यहाँ से उठा लो, वरना आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल से उठा लो। ठीक है। सो पहला तो ये काम हो गया। ठीक है। और फिर जो है जो आपका इशू है वो क्या करेगा, वो रीऑर्डर बफर को रीड करते हुए फंक्शनल यूनिट्स को ऑपरेंड्स रीड करके पकड़ा दे। जो जो अवेलेबल हुआ वो कहेगा कि अच्छा जी ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी करना है। और जब आपका यहाँ से कंप्लीट होगा तो ये इस वाले रिजल्ट्स वाली साइड पर अपना रिजल्ट लिखवा देगा। ठीक। तो इस तरीके से कर रहा है। और जो रिजल्ट है वो जब आप कमिट स्टेज में आएंगे तो वो कमिट वाला इधर से उठाकर अपने पास कमिट कर देगा कि ठीक है ये वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, इसकी बारी भी आ गई थी, ये कंप्लीट भी हो गया, तो इसको लिखवा। तो डाटा जो फ्लो कर रहा है, ये वाली स्लाइड इसमें एरोज आपको ये शो कर रहे हैं कि किस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक। कि आपकी आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल से जब आपने एंट्री डालनी है तो वहाँ से उठाया, अगर उसकी पी बिट सेट थी तो पी बिट सेट होगी, अगर नहीं थी तो नहीं होगी। अगर वो पिछली इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड कर रहा था लेकिन उसका रिजल्ट इधर प्रोड्यूस हो चुका था तो हम बाईपास मार्क्स से उठा लेंगे और इधर आ जाएंगे और फिर उसकी ऑब्वियसली फिर उसकी पी बिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी क्योंकि आपको वैल्यू मिल गई। जिन जिन की प्रेजेंट बिट सेट है उनमें से इशू स्टेज नीचे फंक्शनल यूनिट्स को देती जाएगी, फंक्शनल यूनिट कंप्लीट होकर वापस ऊपर इस वाले को देते जाएंगे। और कमिट वाला जो है वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जाएगी वो इधर से डाटा अपने पास कॉपी आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल में करता जाए। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल ये डाटा फ्लो चलेगी। ठीक है। ओके। सो अब हम इसकी थॉमस हूलर स्टाइल ही की मगर एक जो अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन है उस पर आ जाते हैं। उसको हम कहते हैं यूनिफाइड फिजिकल रजिस्टर फाइल। ठीक है। कि बेसिकली जो हम काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हम रजिस्टर रीनेमिंग करना चाह रहे थे। ठीक है। उसके लिए हमने उनको इंस्ट्रक्शन नंबर पे मैप कर दिया रीऑर्डर बफर में। ठीक है। तो बाद के कुछ जो आर्किटेक्चर हैं जिस तरह इंटेल का पेंटियम 4 जो है उसमें भी ये जो यूज़ होता है और 2-3 और में भी यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं यूनिफाइड फिजिकल रजिस्टर फाइल। तो मेन आइडिया ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट ओरिजिनली था उसमें कम लेट से फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट थे बिकॉज आपने पुराने इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करना था, बहुत सा सॉफ्टवेयर उसके ऊपर लिखा गया जा चुके, आप उसको चेंज नहीं कर। आप असल में ज़्यादा रजिस्टर्स लगा लेते, तो रीऑर्डर बफर में भी हमने ज़्यादा सारे रजिस्टर ही बनाए थे।
तो ये कहते हैं कि वो रीऑर्डर बफर बनाने के बजाय आप ये क्यों नहीं कर लेते कि आप कहें कि लेट से ओरिजिनली आपके पास लेट से 6 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर थे इंस्ट्रक्शन सेट में, आप 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर लगा लें या 64 असल में लगा दें और आप कहें कि ये मेरे फिजिकल रजिस्टर्स हैं, यानी असल के में रजिस्टर हैं, और जो आपके इंस्ट्रक्शन सेट वाले हैं उनको आप कह दें कि ये मेरे आर्किटेक्चरल रजिस्टर हैं। जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर जो हमारे रजिस्टर थे उनको हम कह देंगे कि ये हमारा आर्किटेक्चरल रजिस्टर है। तो आप सिंपली वो रजिस्टर्स बना दें और उनकी मैपिंग डिफाइन कर दें कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आए आप कहें कि यार जो रजिस्टर नंबर 1 है आर्किटेक्चरल वो फिजिकल रजिस्टर के 2 पे मैप होता है, ठीक है। फिर अगली इंस्ट्रक्शन आई तो जो जो इंस्ट्रक्शन आती जाए आप उसको फिजिकल रजिस्टर पे मैप करते जाएं, ठीक है। और जब भी इंस्ट्रक्शंस ख़त्म होती जाएं, कमिट होती जाएं, तो आप उस मैपिंग को ख़त्म करते जाएं, ठीक है। तो मेन आइडिया जो है इससे आपका हार्डवेयर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि रीनेम ऑल आर्किटेक्चरल रजिस्टर्स इनटू अ सिंगल फिजिकल रजिस्टर फाइल ड्यूरिंग डिकोड, ठीक है। तो आपने सिंपली आप किया कि आपने सिर्फ मैपिंग डिफाइन कर दी। जब आप डिकोड कर रहे थे तो आपने कहा कि मैं इस वाले आर्किटेक्चरल रजिस्टर को इस वाले फिजिकल रजिस्टर पे मैप करता हूँ, ठीक है। जो आपके एग्जीक्यूट वाले यूनिट हैं वो आपके अब सीधा फिजिकल रजिस्टर से उठा देंगे, क्योंकि मैपिंग आपके पास है तो एग्जीक्यूट यूनिट वहाँ से फिजिकल रजिस्टर से उठाकर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के बाद कहते हैं जो कमिट है वो क्या करेगा, वो आर्किटेक्चरल रजिस्टर जो थे ना उनकी मैपिंग को रीमैप करता रहेगा, यानी कि फ्री करने वाला काम वो करेगा कि कौन सी चीज़ अब फ्री हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सो ये अब उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड एक तरह का बन गया कि आपने एक मैपिंग सिर्फ डिफाइन की। तो अभी मैं आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे ये आपकी एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस आ रही थी जिस पे कम आपके पास रजिस्टर्स है। तो आप इधर देख रहे हैं कि X3 पे भी बार बार लिखा जा रहा है, X6 पे भी बार बार लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर्किटेक्चरली कम थे। क्योंकि हम और वो क्यों कम होते हैं, वो इस वजह से कम होते हैं क्योंकि हमने बैकवर्ड कंपैटिबल रहना होता है कि ये नहीं हम चाहते कि नया आर्किटेक्चर आए तो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाए। हाँ, 6 इंटेल वाले में मेरा ख्याल है 6 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर थे जो बैकवर्ड कंपैटिबल अगर आपने, ठीक है, ओके। सो अब रीनेम क्या कर रहा है, रीनेम में हमने ये बेसिकली तो एक्सेस को हटाकर P लगा दिया, लेकिन P पे हमने आप देखेंगे कि X1 को लेट से आपने मैप कर दिया P1 पे, ठीक है। ये लिखवा रहा था X1 पे, आपने कहा यार मेरे पास अभी फिजिकल रजिस्टर 1 फ्री है, उस पर मैप कर देते। अगली इंस्ट्रक्शन आई वो X3 पर लिखवा रही थी, हमने कहा इसको फिजिकल रजिस्टर 2 पे मैप कर दो। उससे अगली X6 पे लिखवा रही थी, हमने कहा इसको 3 पे मैप कर दो। अब उससे आगे इंटरेस्टिंग काम हुआ है, अब आप X3 पर लिखवा रहे थे लेकिन आपने इसको P2 पर दोबारा मैप नहीं किया, आपने P4 पर मैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप फिजिकल रजिस्टर्स पे मैप करना शुरू हो गए। हर नई इंस्ट्रक्शन जो कहीं पे लिखवा रही होती है हमने P3 पे मैप किया, फिर P4, P5, P6, ठीक है। तो आप इस तरीके से चलते गए, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही, ठीक है। तो हर दफ़ा आप उसको नए वाले पे मैप करते हैं। बेसिकली ये वही काम तकरीबन हो रहा है जो हमने टॉमसूलो में किया था। हमने कहा था कि F4 को F4 डैश से किसी तरह रिप्लेस कर दें, वो F4 डैश के बजाय हमने P1, P2, P3 जो भी मैप करने थे। तो अगर आपने इसको मैप कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो राइट आफ्टर राइट वाला चक्कर तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इधर मसला यही आता था ना कि ये भी X3 पर लिखवा रहा है, ये भी X3 पर लिखवा रहा है। तो हमने तो इसको अलहदा जो X3 पर एक लिखवा रहा था उसे P2 पर मैप कर दिया, दूसरे को P4 पे मैप कर दिया। तो अगर एक P2 पर डिपेंड कर रहा है, एक P4 पर डिपेंड कर रहा है, तो अब उनके दरमियान हैज़र्ड तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हैज़र्ड इससे ख़त्म हो गया, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। वो रीऑर्डर बफर का पूरा झंझट जो था ना वो थोड़ा सा कम हो गया। P6 2 दफ़ा आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ये कह रहा है कि मतलब एक ऐड हुआ था और फिर हम उसको स्टोर करवा रहे थे, तो स्टोर तो उसी को ही करवाना ना, ठीक है। अदरवाइज मतलब जनरली हम नए पे मैप करेंगे, लेकिन इधर आप ऐड का रिजल्ट X6 पे लिखवाया था और उसी X6 को अब आप X1 के बेस एड्रेस में, जी हाँ जी ये लोड है। तो यहाँ तक कुछ चीज़ समझ आना शुरू हुई कि आप मैपिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का है, जो बड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन जो कई दफ़ा शुरू में कन्फ्यूजिंग होता है कि कब हम रीयूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने अपने पास हार्डवेयर में एक फ्री लिस्ट बना दी, शुरू में सारे ही फ्री थे। पहली दफ़ा मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखवा रहा थी, लेट्स से X1 पे लिखवा रही थी, मैंने P1 पे मैप कर दिया, अगली X3 पे लिखवा रही थी, P2 पे कर दिया, X6 पे लिखवा रही थी, P3 पे कर दिया एंड सो ऑन। ये वापस फ्री कब होंगे, कब हमें इसको वापस फ्री कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है अब P1 जो है ना दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे फिजिकल भी लिमिटेड ही है ना, 32 हो जाएंगे ज़्यादा, ठीक है 64 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो आप P1 P2 P3 असाइन करते गए, थोड़ी देर बाद सारे असाइन हो गए। फ्री कब करेंगे? जब कमिट होगा, आप यानी कहना चाह रहे हो जब कमिट होगा और वो आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल में स्टोर हो जाएगा, तब अगर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन हो सकता है कि बाद वाली कोई इंस्ट्रक्शन उसको यूज करती हो। ये वो वाला मैसेज लगाना है, यानी कि एक रजिस्टर में कॉपी करके डाटा रखते हो। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ व्हेन इट सेफ कब है कि हम उसको कहेंगे यार अब तो नहीं हो सकता कुछ, अब बेशक आप फ्री कर दो। तो पहला ख्याल यही आता है कि कमिट करने पे कर दें, ठीक है। जब एक इंस्ट्रक्शन कमिट हो गई, इसका मतलब है कि इसके पीछे वाली सारी इंस्ट्रक्शंस अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इसके आगे वाली तो रहती हैं ना, और आगे वाली उसी वाले रजिस्टर को इस्तेमाल कर सकती हैं। हो सकता है कि कोई 500 साइकिल बाद भी कोई इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है। 500 साइकिल बाद रोल बैक करोगे तो उसके लिए रोल बैक का हार्डवेयर बहुत बड़ा बनेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे करें, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कब हम कह सकते हैं कि आप तो कर भी दे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी एक तो है कि मैपिंग वाला जो इंस्ट्रक्शन थी वो कमिट हो जाए, एक ये है कि हम जिस तरह आप X1 था उसको हमने P1 पे मैप किया, X3 था उसको हमने P2 पे मैप किया, दोबारा जब X3 आया तो हमने P4 पे मैप कर दिया। जब ये P4 वाली कमिट हो रही होगी तो इसके आगे P4 तो यूज़ हो रहा होगा, लेकिन हमें इस चीज़ की गारंटी है कि P2 नहीं यूज़ हो रहा होगा। वो क्यों गारंटी है? क्योंकि P2 भी X3 को रेफर कर रहा था, P4 भी X3 को कर रहा था। इससे आगे वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन जो इधर से ही निकली हैं, इधर कभी भी X3 को कोई रेफर कर रहा होगा तो वो P4 को रेफर करेगा, P2 को रेफर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो आपकी एक मैपिंग से अगली दफ़ा जो X3 अगर P4 पे मैप हुआ था तो X3 दूसरी दफ़ा जिस पे मैप हुआ था, अगर दूसरे वाला कमिट हो गया तो पहले वाला फ्री हो सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है? यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक नुकता नहीं है, लेकिन यानी ये आपको पॉइंट समझ आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इधर से इधर मैप जब कर रहे हैं तो अब X3 को अगर मैंने P2 पे मैप किया था तो आगे वाली सारी इंस्ट्रक्शंस P2 को रेफर करी होंगी जब भी X3 होगा, अनलेस कि मैं X3 की एक नई मैपिंग डिफाइन कर दूँ, जो कि हमने 2 इंस्ट्रक्शन बाद ही डिफाइन कर दी है। अब X3 P4 पे हो गया। अब इसके बाद हमेशा जब भी X3 इधर रेफर होगा तो वो P4 पे रेफर हो रहा होगा, अनलेस कि मैं दोबारा X3 को कभी डिफाइन कर दूँ, जो इधर नहीं किया हुआ हमने कहीं पे डिफाइन, लेकिन लेट से 4-5 इंस्ट्रक्शन बाद दोबारा X3 को किसी और पे, वो P7 पे हो गया। तो जब ये वाली कमिट हो रही होगी जो P4 पे जिसने मैप किया था, तो हम P2 वाले को फ्री कर देंगे। जब इसके आगे वाली कमिट हो रही होगी तो हम P4 वाले को फ्री कर देंगे। तो हम हमेशा तब कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट राइट फॉर सेम आर्किटेक्चरल रजिस्टर कमिट्स, तो हाँ जी बिल्कुल। जैसे ही अब जब ये P3 पे मैप किया X6 को, तो जो ये P5 वाला हुआ जब लोड आया, ठीक है, जब ये लोड कमिट हो रहा होगा तो हम P3 को फ्री कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा मेन चीज़ है। तो ये वाली अगली स्लाइड इसी चीज़ को शो करने के लिए है कि हमारे पास राइट साइड पे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हम पहले X1 पे लिखवाते हैं, फिर X3, फिर X6 पे, फिर X3, फिर X6। तो ये इस तरह से चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक तो वही रीनेम टेबल है जिसमें हमने बताया हुआ है कि आर्किटेक्चरल रजिस्टर किस फिजिकल रजिस्टर पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो आपने चेक करना होगा कि भाई X0 किस पे मैप हो रहा है, तो इसके अंदर लिखा होगा, ठीक है। तो और
ये हमारे पास फिजिकल रजिस्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंट की बिट हमने सेट की हुई है। तो अब इसमें हार्डवेयर में हमें एक फ्री लिस्ट इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, कौन कौन से रजिस्टर फ्री हैं और उनमें से एलोकेशन कर रहे होंगे। तो लेट्स से कि ये हमारी फ्री लिस्ट है, इसमें P0, P1, P2, P3 जो है ये P4 तक हमारे पास है, फ्री है, ठीक है। ऑर्डर इसका कोई भी हो सकता है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि 3 पहले आया हुआ है, 2 बाद में आया हुआ है, क्योंकि स्टार्ट में आपने बेशक सही भी रखा होगा ऑर्डर तरतीब से, लेकिन जब आप थोड़ी देर में एलोकेशन होंगी तो हमें तो नहीं पता, इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा कौन सी कब फ्री हो रही। तो अब क्या होगा, अब आपका जो रीऑर्डर बफर है उसका स्ट्रक्चर इस किस्म का बन जाएगा, ठीक है। इसमें अब हमने जो लास्ट फिजिकल रजिस्टर वाली मैपिंग है वो भी सेव की हुई है, ठीक है। बिकॉज हमने क्या कहा है कि तब हम फ्री करेंगे जिस वक्त पिछले वाला कमिट होगा, हमने ये कहा था ना, तो ये उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले लोड की इंस्ट्रक्शन आई, ठीक है। लोड की इंस्ट्रक्शन आई, आपने कहा कि यार अच्छा, अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस वक्त X1 P8 पर मैप था, हमारी इंस्ट्रक्शन आई तो आप X1 पे को नई मैपिंग देंगे, नई मैपिंग देंगे तो फिर जो फ्री लिस्ट है उसके टॉप पे जो पड़ा है हम कहेंगे उस पर मैप कर देंगे, हम P0 पे मैप कर देंगे। लेकिन जो लास्ट मैपिंग थी वो हम अपने पास इस जगह पर लेंगे कि यार इसको उठाकर इधर ले आओ, क्योंकि जब ये कमिट होगी तो हमने पिछली वाली मैपिंग को फ्री करवाना है, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फ्री लिस्ट है तो करंट मैपिंग आपने बता दी कि ये P0 है, इसके ऊपर P0 लिखवा दिया, और ऑब्वियसली फिर हमने रीऑर्डर बफर में बता दिया कि यार लोड का इंस्ट्रक्शन है और इसका जो भी X3 जो था वो P7 पे था, उसकी प्रेजेंट बिट 1 थी, तो आपने कहा कि ये मौजूद है, इसको चलाना हो तो बेशक चला दें, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी अगली क्या देंगे, क्या ये आपके वो सोर्स रजिस्टर्स है ना, तो ये लिखा हुआ फिजिकल रजिस्टर 1 और फिजिकल रजिस्टर 2, ठीक है। रीऑर्डर बफर में हम सोर्स 1 और सोर्स 2 बताते थे ना, तो अब क्योंकि हमारे फिजिकल रजिस्टर फाइल के वो रजिस्टर हैं तो ये बता रहे हैं हम कि फिजिकल रजिस्टर 1 और फिजिकल रजिस्टर 2 है, ठीक है। तो अब क्योंकि आपने आपकी पहली इंस्ट्रक्शन X3 पर डिपेंड कर रही थी और X3 इस वक्त P7 पे मैप थी, तो हमने इस जगह कह दिया कि P7 है, वहाँ से उठाया यहाँ पर लाया, उसका प्रेजेंट की बिट भी सेट है, तो अब इसका हम चला सकते हैं। किसको? X3 को, हाँ देखो वो वाला जो आपकी लोड की इंस्ट्रक्शन है उसमें एक ऑपरेंड यूज हो रहा होता है ना आपका, ठीक, वो पहला वाला होता है ना ऑपरेंड। लोड जो हमने पढ़ा था ये उस हिसाब से लिखा हुआ है। अगर आपने अपना प्रोसेसर बनाया हो जिसमें आप दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हमारा सोर्स 1 प्लस ऑफसेट होता था ना, तो सोर्स 2 यूज ही नहीं होता था लोड में। हाँ जी, जिसको सोर्स दिया वो वाला। ओके, सो अब आपका यानी कि ये हो गया, कह लें कि आपने इस पर लिखवा दिया ऐड, उसके बाद ऐड इमीडिएट आई। अब X3 था नया रजिस्टर जिस पर हम लिखवाना चाह रहे थे, तो X3 इस वक्त P7 पे मैप था, हम उसको कोई नई मैपिंग देना चाह रहे हैं, तो फ्री लिस्ट में P1 पड़ा हुआ है, हम कहेंगे कि यार ठीक है पुरानी वाली वैल्यू इधर लिखवा दो और नई वाली वैल्यू जो है वो इसको एलोकेट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एलोकेशंस चल रही होंगी। तो ये ऐड है, P0 आपने इधर लिखवा दिया, और क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था पिछले X1 पे ही, ठीक है, तो X1 इटसेल्फ जो है वो P0 पे मैप्ड है, और P0 अभी प्रेजेंट नहीं है बिकॉज लोड वाली इंस्ट्रक्शन अभी चली नहीं है, तो आपने इसके साथ प्रेजेंट की बिट को 0 रखा हो, ठीक। तो इसी तरह आपकी अगली इंस्ट्रक्शन आई, अब X6 था, तो X6 पहले किस पे मैप्ड है? P5 पे, तो P5 को किधर मूव करेंगे? LPRD पे मूव करेंगे, ये वाली जगह पे, कि जो लास्ट मैपिंग थी, लास्ट फिजिकल रजिस्टर डेस्टिनेशन जो इसकी थी, इधर हम लेकर आएंगे कि यार ये हमारे पास P5 है, और जो नई फ्री लिस्ट से उठाएंगे P3 उसको मैप करके उधर लिखवा देंगे। तो ये मैपिंग समझ आती जा रही है, ठीक है, ओके। इसी तरह ऐड आया, अब P1 पे मैप हो गया, यानी P1 लास्ट मैपिंग थी, P2 जो था वो आपने उठाकर इधर लिखवा दी, ठीक।
सर ये जो आपने ऐड हैशटैग कोड यूज किया हुआ है इसका क्या मतलब है? कि उसमें 4 ऐड करो, इमीडिएट वैल्यू है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है x1 में 4 ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ये जो एलोकेशन हो रही है ये समझ आ रही है सारी, ठीक है, कि दो ही काम कर रहे हैं, पिछली मैपिंग को LPERT पे ले जाते हैं, फ्री लिस्ट का टॉप पे जो लगा होता है उसको नया मैप कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो मैपिंग तो इस किस्म की होती जा रही है, अब है कि कमिट कैसे होगा, या एग्जीक्यूट एंड कमिट कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, सो अब हम आ जाते हैं कि एग्जीक्यूट एंड कमिट कैसे चल रहा होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट एंड कमिट जब चलेगा ना, तो जो लास्ट मैपिंग होगी उसको हम फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूट हो गया तो P0 तो करंट है कि P0 पर लिखवाना है, तो P0 की प्रेजेंट की बिट सेट कर देंगे जब भी P0 का डाटा आएगा, लेकिन P8 को फ्री कर देंगे साथ, क्योंकि अब अगर P0 कमिट हो गया तो P8 का कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही आएगा हम P0 को जो इंतज़ार कर रहा था P0 का, ठीक है, जहाँ पे भी P0 था, तो हमें नज़र आ रहा है कि 2 जगह P0 का इंतज़ार कर रही है, ठीक है। जिनकी कौन इंतज़ार कर रहा है, जिसकी प्रेजेंट की बिट सेट नहीं है और टैग में लिखा हुआ है P0, ठीक है, तो वो सारे के सारे हमने सेट कर दिए, ठीक है। लेकिन साथ ही P8 आपका फ्री हो गया, ठीक है। तो P8 को आपने कह दिया कि अब वो मैपिंग से निकल गया और अब वो फ्री लिस्ट में आ गया, ठीक है। और यही वाला काम फिर आप आगे जाएंगे, जब P1 आया, ठीक है, तो अब P1 का जो इंतज़ार कर रहा है उसकी प्रेजेंट बिट हमने सेट की, ठीक है, और उसके साथ आपने P7 को इधर से ख़त्म करके फ्री लिस्ट में डाल दी, ठीक है। तो ये तो यानी कि मज़ीद उस आइडिया पे काम किया हमने, तो एक थर्ड अप्रोच हमारे पास आ गई कि जिसके अंदर हमने टॉमस ही की तरह काम किया, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क किया कि बजाय इसके कि हम इंस्ट्रक्शन नंबर पे रीनेम करते हैं, हमने फिज़िकल नंबर पर ही रीनेम किया, लेकिन फिज़िकल और एक ही यूनिफाइड फिज़िकल रजिस्टर फाइल बना दी, ठीक है। तो जब इस पे कहीं पे कोई ट्रैप आता है, ठीक है, तो तब आप कहते हैं कि अनरीनेम करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, और आप बेसिकली उससे पीछे वाली वैल्यू तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जगहों पर आपका इसके लिए बाज़ का आपको ये करना पड़ सकता है कि आपको रीनेम टेबल के स्नैपशॉट्स रखने पड़े यार डिफरेंट स्टेजेस के, ट्रैप जैसी है तो आप वो वाला स्नैपशॉट रिकवर कर सकें, तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है, ठीक। ओके, सो जो रीऑर्डर बफर है वो इस वक्त की कह लो कि एक्टिव इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके बैठा होता है कि जो सी डिकोड हो गई हैं मगर अभी तक कमिट नहीं हुई, ठीक है, एग्जीक्यूट भी हो सकती है, ठीक है। तो और ये आपका जो है जैसे जैसे कमिट आगे जाता है, तो आप समझो कि एक साइकिल में आप इधर दे दो, अगले साइकिल में पिछला वाला कमिट हो गया और आपने अगली वाली फैच कर ली, तो ये आपका काइंड ऑफ इस तरीके से बढ़ा होता है। तो ये जो पिंक शेडेड रीजन है, ये इस वक्त रीऑर्डर बफर में क्या क्या पड़ा हुआ है वो बता रहा है, ठीक है। एक अप्रोच बाज़ का लोग ये करते हैं कि वो ना इशू विंडो और रीऑर्डर बफर को अलग-अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रीऑर्डर बफर का जो कहते हैं इशू विंडो जो है ना, उसमें आप सिर्फ वो वाली इंस्ट्रक्शंस होल्ड करते हैं जो कि डिकोड हो गई हैं लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली आपके रजिस्टर टैग्स और प्रेजेंट की बिट हैं, और जो रीऑर्डर बफर है ना वो वाली इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जो अभी तक कमिट नहीं हुई। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका रीऑर्डर बफर है उसमें तो कई दफ़ा ये हो सकता है ना कि आप फंसे कोई इंस्ट्रक्शन और आप उसके आगे आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़े, तो रीऑर्डर बफर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू कि जो सी आपने इंस्ट्रक्शन इशू करनी थी, ठीक है। तो इशू विंडो अगर आप अलहदा कर दें तो इशू विंडो वाली चीज़ उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है रीऑर्डर बफर में, ठीक है। तो वो एक छोटी विंडो होगी जो कि एक्चुअल में इशू हो रही है, और जो रीऑर्डर बफर है वो बेशक थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसकी एंट्रीज थोड़ी सी कम होगी। तो ये कम हो गई तो इसका मतलब है आप ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाए, ठीक। ओके, एक और चीज़ जो अभी तक हम पीछे वाले डिज़ाइन में देखते आ रहे हैं उसमें हम अमूमन अज्यूम कर रहे थे कि एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, ठीक है।
लेकिन एक्चुअल में हम अमूमन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अगर हम पैरेलल में रीड कर रहे होंगे तो आपकी लेट से कि एक इंस्ट्रक्शन 1 और 2 दोनों आई और वो रीनेम टेबल में गई, तो रीनेम टेबल ने उसको रीनेम करके दोनों के हिसाब से फिजिकल रजिस्टर पर मैप करके आपको आउटपुट निकाल दी फ्री लिस्ट से ढूंढ के। लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो इंस्ट्रक्शन 1 पर डिपेंड करती हो। तो अगर इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 1 के ऊपर डिपेंड करती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर आपको एक कंपैरेटर लगाना पड़ेगा कि क्या ये एक दूसरे से मैच तो नहीं करती। अगर ये मैच करती हैं तो तब आप इसको यहाँ से उठा लो डाटा, अदरवाइज आप वहाँ से डायरेक्ट उठा लो, ठीक है। तो ये आपका 2 पाथ बन जाएंगे फ्री लिस्ट के अंदर कि आपको रीड आफ्टर राइट का चेक करना पड़ेगा कि दोनों इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर डिपेंड कर रही हैं तो फिर आप पिछले वाले की जो मैपिंग है, यानी कि जो पिछले वाले का मसला है क्या बनेगा, मसला ये बनेगा कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन 1 थी, उसकी जो डेस्टिनेशन थी उस पर यह डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैंने रीनेम टेबल से उठाई तो इस साइकिल में तो पुरानी मैपिंग पड़ी हुई है क्योंकि मैंने तो इंस्ट्रक्शन 1 को रीमैप कर दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ से लेटेस्ट वाली मैपिंग उठानी चाहिए। तो अगर ये दोनों मैच करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन 1 का डेस्टिनेशन किसी भी सोर्स से मैप करता है, तो फिर रीनेम टेबल से जो एंट्री आई है, जो डिफ़ॉल्ट एंट्री आई थी उसको ना उठाओ, बल्कि जो इसकी डेस्टिनेशन मैप हुई है वो उठा लो क्योंकि वो लेटेस्ट वाली है, ठीक है। तो एक तरह से एक छोटा सा बाईपास पाथ इधर भी डालना पड़ेगा, ठीक। ओके, सो यहाँ तक हमारे जो कोर टॉपिक थे ना सुपर स्केलर के, वो कंप्लीट किसी हद तक हो गए। तो हमने सुपर स्केलर्स के अंदर 4 चीज़ें देखी, एक ये कि 4 भी नहीं 5 कह लेंगे, ठीक है। सारी सुपर स्केलर नहीं थी, हमने कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन से स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड विद कि यार अगर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और वेरिएबल लेटेंसी वाली चीज़ें डालनी है तो एक तरीका ये है कि उनकी डेप्थ बराबर कर लो। उसको हमने कहा कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन, कि सारों की डेप्थ बराबर कर लो और अगर कोई डिवाइडर टाइप की चीज़ आ गई है तो प्रोसेसर को रोक दो। दूसरा हमने पढ़ा स्कोर बोर्ड, जिसमें हमने कहा कि यार फैच इन ऑर्डर करते रहो, ठीक है, इशू भी इन ऑर्डर करो, लेकिन चेक कर लो कोई हैज़र्ड तो नहीं आता इससे। हैज़र्ड आता है तो रुक जाओ और नहीं आता तो इशू कर दो, उसको हमने कह दिया स्कोर बोर्ड। फिर तीसरी चीज़ हमने की कि यार आउट ऑफ ऑर्डर इशू भी करो, लेकिन हमने आउट ऑफ ऑर्डर इशू और रीनेमिंग दोनों इकट्ठी पढ़ी, ठीक है। तो हमने एक नई बीच में स्ट्रक्चर बना दिया रीऑर्डर बफर का। तो टॉमसूलो में हमने ये किया कि हमने कहा कि यार उसको इंस्ट्रक्शन नंबर पे मैप कर दो बजाय रजिस्टर नंबर पे मैप करने के, तो उससे हमारे राइट आफ्टर राइट हैज़र्ड खत्म हो जाएंगे। और आखिर में आकर हमने अभी यूनिफाइड रजिस्टर फाइल पढ़ी, जिसमें हमने कहा कि यार ये मैपिंग जो है वो बजाय इस तरह के मैप करने के हम एक फ़िज़िकल रजिस्टर फाइल अलहदा रख लेते हैं और जो आपकी आर्किटेक्चरल रजिस्टर फाइल वो अलहदा कर लेते हैं और इनकी एक फ्री लिस्ट मेंटेन कर लेते हैं और मैपिंग हम कर लेंगे कि आर्किटेक्चरल रजिस्टर से फिजिकल रजिस्टर पे मैप करना शुरू कर दें। तो दैट्स जो हमने अभी तक काइंड ऑफ कर दिया। अब जो हमारा जो इसी के 1-2 छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं वो हमारे हैं, कह लो कि जो हम पहले भी कर सकते थे लेकिन अभी हम उसको टच करते हैं, वो है ब्रांच प्रेडिक्शन। तो इसमें एक चीज़ को हमने थोड़ा सा कम देखा है, वो ये है कि हमने जिक्र किया था जब टॉमसूलो के बाद के 2 मसले आएंगे, एक प्रिसाइज इंटरप्ट्स का, एक ये कि ब्रांचेस भी तो आती हैं कोड में, तो ब्रांचेस का क्या करें, ठीक है। सो हमने जो फेजेस पढ़े थे उनमें अब मसला ये है कि इसमें बीच में ब्रांच इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं और जब ब्रांच आएगी तो किसी तरह हमें ब्रांच को किल भी करना पड़ेगा, तो क्या करें, ठीक है। और ब्रांच जो है वो उसमें आपको इस चीज़ का पता चलना कि ब्रांच असल में हुई है कि नहीं हुई, वो अगर एग्जीक्यूशन स्टेज के वक्त आपको पता चल रहा है तो हो सकता है कि उस वक्त 8-10 साइकिल गुजर चुके हों, ठीक है, क्योंकि ये हमारी काफ़ी लंबी पाइपलाइन बन गई है। तो वहाँ पर उसको कैसे हैंडल करें, और काफ़ी सारा जो है वो इसमें काम जो है वो फिर बीच में लूज़ हो सकता है। तो इसको करने के लिए ना लोगों ने फिर सोचना शुरू किया कि यार ब्रांचेस का क्या करें, ठीक है, इफ एल्स तो कोड में आने हैं, लूप्स भी आने हैं, तो क्या करें, ठीक है। तो एक तरीका इसका ये हो सकता है कि आप लूप अनरोल कर दें, ठीक है। लूप अनरोल हम ये कहते हैं कि
अब एक आपका छोटा लूप था, तो अब सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन उसमें कम थी। अगर मैं उसके बजाय लेट से कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस दैन 10 करके कुछ मैं जा रहा था, या लेस देन लेट से 1000 तक मैंने जाना था, ठीक है, तो बजाय, और मैंने लेट से कि एक एरे में 10 ऐड करते जाना था, तो बजाय मैं एक एलिमेंट पे 10 ऐड करूँ, मैं 4 एलिमेंट पे 10 ऐड करना शुरू कर दूँ, ठीक है, और मैं 1 से इंक्रीमेंट करने के बजाय 4 का इंक्रीमेंट करना शुरू कर दूँ, तो उससे क्या होगा, कुछ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस तो मुझे मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो अनरोलिंग तरीका यूज़ होता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। दूसरा ये है कि आप किसी तरह रेजोल्यूशन टाइम उसका कम करें कि ब्रांच जो हो रही है, जब हमें पता चलता है कि ब्रांच होनी है कि नहीं, उसको हम पहले कर लें, तो बजाय एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाके कंपेयर करने के आप एक अलग कंपैरेटर लगा दें, जो इंस्ट्रक्शन फैच होते हुए ही कंपेयर कर दें, ठीक है। तो करते हैं, थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है। ये एक उतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये सादा सा टॉपिक है, ठीक है। तो और हार्डवेयर सॉल्यूशंस जो है ना, उनमें एक हमने पहले पढ़ा था कि हम डिफाइन ये करेंगे, ब्रांच डिले स्लॉट डिफाइन कर देंगे यार, उससे अगली वाली इंस्ट्रक्शन चलनी है, तो अगर कोई आप उधर डाल सकते हैं इंस्ट्रक्शन तो डाल दें, और अगर नहीं डाल सकते तो नो आप डाल दें। और एक चीज़ ये है कि हम स्पेकुलेट करें ब्रांचेस पे, ठीक है, कि ब्रांच होगी या नहीं होगी, उसको हम कहते हैं ब्रांच प्रेडिक्शन, ठीक है। सो आजकल के जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर ब्रांच प्रेडिक्शन जो है ना, वो यूनिट एक सिग्निफिकेंटली बड़ा सा चंक होता है, ठीक है। और उसमें हम टिपिकली ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि जो ब्रांच नॉट टेकन है ना, उसको तो हम कहते हैं कि अगर ब्रांच इधर नहीं होनी तो इसका मतलब सीक्वेंशियली चल रहा है, ठीक है। तो आपकी प्रेडिक्शन नॉट टेकन है तो इसको सीधा ही अज्यूम कर लो, टेकन है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो जो मॉडर्न हार्डवेयर है ना इसके, वो आपके उनकी एक्यूरेसी इतनी है कि वो तकरीबन, क्या हो गया यार, कोई उधर बातें करने लग गए, ठीक, हाँ चलो ठीक है, प्रेडिक्शन हम कल की क्लास में कर लें, ठीक है, ओके।